तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल्स 10th बोर्ड में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की संसाधन एवं विकास संसाधन। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम के नजर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन के बारे में, संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन के बारे में, संसाधन होते क्या हैं। तो आसान सा भाषा में देखा जाए तो संसाधन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इजी से लैंग्वेज में 3 तरह से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रकृति में जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जो भी चीज हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है उसे संसाधन बोलते हैं। ठीक है, दूसरे तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारी पर्यावरण में जो भी चीजें हमारी उपलब्ध है उसे संसाधन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है उसको आगे हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बात यह है कि संसाधन और विकास ये दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। संसाधन और विकास ये दोनों के आपस में रिलेशन क्या है, वही हम लोग को अभी जानना है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे संसाधन देखिए, अभी जो भी चीज है, जैसे ये हो गया मोबाइल। ठीक है, एक तरह से मेरे लिए संसाधन है, आपके लिए संसाधन है। ठीक है, घर संसाधन है क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे जरूरतों को यहाँ एक पूरा करता है। ठीक है, हम लोग घर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, घर में रहते हैं। ठीक है, अगर आप बारिश हो तब ऐसा थोड़ी है कि आप खुले आसमान के नीचे रहिएगा। ठीक है, बारिश हो तो घर चाहिए ना, तो क्या है, संसाधन है क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। गाड़ी में हम लोग बैठते हैं कहीं जाने के लिए। ठीक है, ट्रेवलिंग करने के लिए गाड़ी में बैठे हैं तो क्या है, संसाधन है। ठीक है, पेड़ पौधे ये भी हमारे लिए एक तरह से संसाधन है क्योंकि फ्रूट्स देते हैं, फर्नीचर वगैरह, जितने भी फर्नीचर वगैरह रहते हैं वो सब देते हैं, तो क्या है, संसाधन है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, संसाधन, यहाँ पे संसाधन के हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। संसाधन की परिभाषा में 3 चीज होती है, 3 पॉइंट होते हैं जिससे हमारे संसाधन को पूर्ण रूप से संसाधन बनाता है। ठीक है, एक होता है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक रूप से संभव। ठीक है, आर्थिक रूप से संभव होता है, और एक होता है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, एक होता है सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा संसाधन की ये तीसरा डिफिनेशन है। एक आप लोगों को बताया कि वो हम लोग की जो आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वो संसाधन होते हैं। दूसरे बताएं कि हमारे पर्यावरण में जो भी चीजें उपलब्ध हैं वो संसाधन के रूप में है। ठीक है, और तीसरा डेफिनेशन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन कहलाती है। ये हम लोग का हो गया इस थर्ड परिभाषा। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए प्रौद्योगिकी का यूज कहाँ पे होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज है संसाधन, अगर ये तीनों चीज में से नहीं रहे तो वो पूर्ण संसाधन नहीं कहला सकता है। जैसे हम लोग के पास एक मोबाइल फोन रहता है। ठीक है, ये जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मोबाइल फोन है। ठीक है, अब इससे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसमें टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बोर्ड से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दूसरा देखेंगे आर्थिक रूप से संभव यानी कि इकोनॉमिकल रूप से। ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कोई भी चीज के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, बहुत सारे संसाधन होते हैं, जैसे कि घर हो गए, घर वगैरह हो गए, पैसे लगते हैं, तो अच्छा खासा आप लोग इनकम रहेगा तो अच्छा खासा घर बना सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा चीज होता है वो सांस्कृतिक। ठीक है, यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमारे समाज बहिष्कार भी करते हैं और उसको स्वीकारते भी हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन का भी यूज जो है एग्जांपल ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे वगैरह अभी 9-10th में पढ़ते हैं, यानी कि 8 क्लास में भी 7 क्लास में भी जिसके पास मोबाइल फोन आ गए हैं, वहां पर वो मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, पढ़ाने के जगह रील्स देखते हैं। ठीक है, वैसे में समाज उसको बहिष्कार करता है, वहां पे मोबाइल का यूज पढ़ने के लिए कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल का यूज कोई भी बच्चा 10th के बाद ही कर सकता है। ठीक है, तो जो सांस्कृतिक रूप से है, यानी कि कहने का मतलब है सांस्कृतिक रूप से कहने का मतलब ये है कि जो होता है एक तरह से समाज इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे संसाधन का परिभाषा। ठीक है, अब
पढ़ेंगे हम लोग संसाधन का वर्गीकरण। यानी कि संसाधन बहुत सारे हैं तो इसका वर्गीकरण भी होना चाहिए, ठीक है। इसका वर्गीकरण के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो संसाधन ये 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है संसाधन के। जैसे उत्पत्ति के आधार पे, पहला है उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में जैव और अजैव संसाधन, ठीक है। दूसरा में है संप्रेता के आधार पर, ठीक है। संसाधन के भागों 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है या बांटा गया है या कितने भाग होते हैं, ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटे गए हैं, संभावित और विकसित भंडार, माफ कीजिए, संभावित, विकसित भंडार और संचित कोश संसाधन, ठीक है। ये हो गया संसाधन का वर्गीकरण। अब बारी बारी से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव और अजैव संसाधन, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में यहाँ देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट में यहाँ पे देखिए जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। आसान सा भाषा में देखा जाए कि जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं वो एक तरह से मतलब लिविंग थिंग्स, यानी कि जो सांस लेते हैं, जिनके पास जीवन है, जो ग्रोथ करते हैं, उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति में पेड़ पौधे, प्राणी जाति यानी कि गाय वगैरह जितना भी जानवर है सब आ गया, मनुष्य आ गया, ठीक है। वनस्पति हो गया, ये भी ग्रोथ करते हैं वन में, जानवर वगैरह आ गए, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन का सिंपल सा यहाँ पर परिभाषा में आप लोगों को समझाए हैं, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और वे जिनमें जीवन होता है, यानी कि जिनमें जीवन होता है, जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जो विकसित होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हम लोग होते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है, वो जैव संसाधन होते हैं। और जैव संसाधन ठीक इसके विपरीत है, ठीक है। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं या मिलते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानों और धातुएं, पानी, हवा, ये सब संसाधन निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं या निर्जीव वस्तु प्रतीत होते हैं। जैसे चट्टान, ये अजैव संसाधन के रूप में आते हैं, ठीक है। पानी, हवा, चट्टान, धातु क्या है, और जैव संसाधन है, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम अच्छी तरह से फिर से बताएंगे, ठीक है। बहुत आसान है। अब पढ़ेंगे संप्रेता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर देख लिए, अब पढ़ेंगे संप्रेता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लिए संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, पर्यावरण में उपस्थित है, वो जैव संसाधन है। जो अजैव संसाधन है, यानी कि निर्जीव वस्तु, माफ कीजिएगा, जो सांस लेते हैं, ठीक है, जो निर्जीव वस्तु होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं। संप्रेता का आधार पर नवीनीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वे संसाधन जिन्हें हम विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, ठीक है, वो नवकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे नवकरणीय संसाधन का परिभाषा भी हम समझाते हैं आपको। इसको बोल सकते हैं आप पे जो चीज कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार यूज कर ले उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड है। जैसे हवा, ठीक है, ऐसा थोड़ी आज हवा चल रही है तो कल नहीं चलेगी, कल भी हवा चलेगी, ठीक है, परसों भी चलेगी, हवा खत्म होने वाली नहीं है। यानी कि उसको बार बार हम लोग यूज में ला सकते हैं, ठीक है, बार बार यूज में ला सकते हैं। जैसे हवा, जैसे हो गया सूर्य की रोशनी हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बार बार यूज में ला सकते हैं, सौर ऊर्जा में ला सकते हैं, ठीक है। रोशनी खत्म होगी नहीं, क्योंकि प्रकृति के दिया हुआ संसाधन है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, जल भी है, जल का भी काफी उपयोग करते हैं हम लोग। डैम में बड़ा बड़ा डैम होता है, उसमें जल का उपयोग होता है बिजली बनाने के लिए। कभी भी जल खत्म हो सकता है, नहीं खत्म हो सकता है, ये प्रकृति का दिया हुआ चीज है, खत्म नहीं होगा, इसलिए नवकरणीय संसाधन में आता है, जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे अनवकरणीय संसाधन के बारे में, ठीक है। अनवकरणीय संसाधन, अनवकरणीय ये संसाधन जिन्हें हम एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसका निर्माण, विकास एवं लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ अनवकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, ईंधन आदि। ठीक उसके विपरीत नवकरणीय संसाधन के विपरीत, जिसका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज नहीं ला सकते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, कोयला को अगर आप लोग एक बार जला देंगे तो दोबारा काम आएगा, नहीं आएगा। देखते होंगे घर में कभी कभी कोयला का यूज होता होगा, एक बार
उसको रखते हैं ऊपर, जो खाना पकाने वाला उसको क्या बोलते हैं, चूल्हा बोलते हैं, ठीक है, गांव देहात में उसको चूल्हा बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वहां पे रखते हैं। एक बार काला रहता है, ठीक है, उस पे रखने के बाद वो राख की तरह हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को एक बार बाइक में हम लोग डालते हैं, दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, कभी नहीं। पेट्रोल का दोबारा यूज कभी नहीं कर सकते हैं, वो तो ईंधन बन के उड़ जाता है, ठीक है, यानी कि धुआं बन के उड़ जाता है, सीओटी के रूप में बाहर आ जाता है पेट्रोल, ठीक है। हाँ, और एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ हो उसे, तो यहाँ का कहने का मतलब इसका निर्माण एवं विकास बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, सालों अरबों लग जाते हैं, अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं, तब इनका निर्माण होता है, ठीक है। इनको पुनर्निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगता है। नौकरीय संसाधन की नहीं तरह नहीं है, अनलिमिटेड है, यूज करते वो लोग सीमित होते हैं। जैसे कि इसका बनने में आज हम लोग कोयला खदान में से निकाले हैं, वहां से ये नहीं है कि कल वहां पे फिर खोदेंगे तो वहां से फिर कोयला निकल जाएगा, बहुत वर्षों यानी कि आप लोग हजारों पीढ़ियां वहां पर जाएगी तब उसको निकाल पाएगी, इतना बनने में उसका टाइम लगता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अनवकरणीय संसाधन के भी दो प्रकार होते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय, ठीक है। यहाँ से देखिए, इससे आप समझ सकते हैं, इसी में आंसर है पुनः चक्रीय, ठीक है। जैसे धातु, धातु में जैसे हम लोग ले लेते हैं, धातु में हो गया सोना, ठीक है, सोना या चांदी कुछ भी, ठीक है। धातु में हो गया सोना यानी कि गोल्ड। अब धातु को हम लोग पुनः चक्रीय मतलब पुनः चक्रीय द्वारा इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे धातु को एक स्थिर ताप पर गर्म करके उसको पिघला दिया जाता है, ठीक है, और किसी भी स्ट्रक्चर में उसको चेंज कर दिया जाता है। कोई भी अगर मान लीजिए ब्रासलेट सोना और चांदी का पहना हुआ है, ठीक है, अगर मेरे पास कच्चा सोना कहीं से कोई निकालता है, उसको एक टेम्परेचर पर गर्म करके उसको स्ट्रक्चर में ढालकर उसको कभी हार बना देगा सब, कभी ब्रासलेट बना देगा सब, कंगन बना के उसको पहनता है, यानी कि उसको दोबारा यूज कर सकता है चक्र के रूप में पिघला कर। जैसे हो गया लोहा, ठीक है, लोहा को भी पिघलाकर हम लोग बहुत सारे तलवार बनाते हैं, बहुत सारे उपकरण बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे राजमिस्त्री होते हैं बहुत सारे उपकरण बनाते हैं लोहा को पिघलाकर, ठीक है। हंसुआ बनाते हैं हम लोग, किसान लोग हंसुआ बनाते हैं, कुदाल बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोले, पुनः चक्रीय, ठीक है, पुनः चक्रीय। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मतलब अनवकरणीय संसाधन के दो प्रकार थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पुनः चक्रीय संसाधन कौन सा है, धातु दे देगा आपको, वाटर दे देगा, कोयला दे देगा, ठीक है, इसमें से आपको कोयला नहीं आएगा पुनः चक्रीय में। अचक्रीय जो जीवाश्म ईंधन, तो दोबारा इसका चक्रण नहीं हो सकता है। जैसे कि पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए, एक बार यूज करेंगे पेट्रोल का, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन में आ गया, फिर से कोयला आ गया, कोयला का एक बार यूज करेंगे तो दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अनवकरणीय संसाधन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधन है, पुनः चक्रीय अचक्रीय संसाधन के एग्जाम्पल है। कोयला हो गया अनवकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, इसको एक बार यूज करने पर दोबारा यूज हम लोग नहीं कर सकते। पेट्रोल, ठीक है, अनवकरणीय संसाधन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये सोलर प्लेट हो गया, नवकरणीय संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये गैस हो गया अनवकरणीय संसाधन, ठीक है। वाटर हो गया नवकरणीय संसाधन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने यहाँ पर दिए हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए पिक्चर देख के। कभी कभी होता है माइंड में अगर कोई पिक्चर आ जाए तो जल्दी चीज समझ में आता है, मूवी की तरह, ठीक है, मूवी हम लोग देखते हैं ना। अब पढ़ेंगे और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ेंगे व्यक्तिगत संसाधन। क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब समझते हैं, व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों से, निजी व्यक्ति के पास होता है, ठीक है, जो निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे मेरा अपना मोबाइल है, ठीक है, क्या है, मेरा पर्सनल है, मेरा अपना घर है, पर्सनल है, मेरा निजी है, उसमें और भी कोई दूसरा अदर गांव के लोग नहीं आ सकते हैं उसमें, वो मेरा प्राइवेट है। किसान लोग होते हैं, किसान लोगों का खेत, वो लोग अपना खेत है, ठीक है, वो निजी संसाधन के रूप में आता है, ठीक है। यानी कि निजी संसाधन उसको कहते हैं जिसपे किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, मतलब प्राइवेट, एकदम प्राइवेट चीज, ठीक है। ये स्मार्ट बोर्ड संजीत सर का है, ठीक है, तो ये प्राइवेट चीज है, ये सिर्फ उनका है, इस पे मेरा अधिकार नहीं है, उनके कहने पर यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये संजीत सर का, ये व्यक्तिगत, ये मेरा संसाधन नहीं है। हम अपना मोबाइल फोन के कह सकते हैं, हाँ ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा चीज है, प्राइवेट है, मेरा क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है। हम अपने एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। व्यक्तिगत संसाधन के रूप में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिए हैं, किसी किसान का जमीन, घर याद है, यानी कि अपना घर है,
क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। उस घर में कोई भी आकर बगल के लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामुदायिक संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक संसाधन। इस व्यक्तिगत संसाधन हो गया, समिति के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब गांव में देखे होंगे, गांव नगर में देखे होंगे, ठीक है। क्या होता है, गांव नगर में पार्क होते हैं, फील्ड होते हैं, वहां पे सभी लोग जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं बोलता ये मेरा है, वो बोलता है वो मेरा है। वहां पे सभी लोग जाते हैं, पार्क होता है, वहां पे बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं, टहलने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, और बच्चे लोग दौड़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं कहेगा ये मेरा है, अपना पर्सनल किसी का भी नहीं हो। सामुदायिक संसाधन है, यानी कि वो पूरा समाज के लिए है, समाज के लिए बना हुआ है, गांव के लोगों के लिए बना हुआ है। इसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे खेल का मैदान, सामुदायिक भवन, पार्क आदि, ठीक है। ये अच्छी तरह समझ में, बहुत आसान टॉपिक है सामुदायिक संसाधन, ठीक है। इस पूरा नाम में इसका सार छिपा हुआ है, पूरा आंसर का सार। सामुदायिक यानी कि सामुदायिक भवन, ठीक है। सामुदायिक भवन गांव में जहाँ पंचायत वगैरह होता है, आप लोग देखते होंगे वहां पर बहुत सारे लोग पंचायत करने जाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से सामुदायिक भवन क्या है, सामुदायिक संसाधन ही है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन आसान सा भाषा में आपको बता दें कि जो, जैसे कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, जो भारतवर्ष के अंदर आता हो उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, नदियां, खनन क्षेत्र आदि, ठीक है। हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, ठीक है। भारत की रोड, भारत में जितने भी रोड है, अंतरराष्ट्रीय रोड है, नेशनल हाईवे हैं, नदियां हैं, वो क्या है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। उस पर किसका अधिकार है, सिर्फ सरकार का अधिकार है, सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, उसको राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। खनन क्षेत्र हो गया, बड़ा बड़ा खनन क्षेत्र जिस पर गवर्नमेंट वहां पर अपना देख रेख करती है, वो क्या है, वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट आदमी वहां पर नहीं जा सकता है। जैसे कि बड़े बड़े सोने के जो खदान होते हैं जहाँ से सोना निकलता है, ठीक है। जैसे झारखंड में सिबुन में वहां पर सोना निकलता है, वहां पर झारखंड गवर्नमेंट जो है वहां पर अपना अधिकार जमाए हुए है, मतलब अधिकार नहीं, एक कह सकते हैं कि भारत सरकार के वहां पर हुकूमत चलती है, ठीक है। कोई प्राइवेट आदमी झारखंड का नहीं बोल सकता है ये मेरे जमीन में आता है, वो राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है, क्योंकि उस पर अधिकार किसका है, सरकार का है, भारतवर्ष का अधिकार है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि नेशनल हाईवे कहीं टूट जाता है, गांव के लोग बनाते हैं, सरकार के पास हम लोग जाते हैं, सरकार उसकी मरम्मत कराती है, या तो सांसद के द्वारा या तो विधायक के द्वारा। अब पढ़ेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन समझ गए, जो हमारे देश के अंदर होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अब पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तटरेखा के 200 मील दूरी से परे, ठीक है, दूरी से परे, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मील की जगह यहाँ पर नॉटिकल माइल कर दीजिएगा, ठीक है, नॉटिकल माइल, ठीक है, नॉटिकल माइल। महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अब बता दें एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल देकर इसको समझाते हैं, एग्जाम्पल देकर आप ज्यादा बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा। जैसे ये है इंडिया, ठीक है, एक मिनट, ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया क्या है, साउथ इंडिया यानी कि नीचे वाला भाग, ठीक है। चारों तरफ समुद्र से, महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पूरा क्या है, सब ओशियन है, ठीक है, महासागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे बोलेंगे, मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया का यहाँ पे, इंडिया से यहाँ डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल उसको बोलते हैं जिसे समुद्र का, जैसे हम लोग जैसे हम लोग चलते हैं, गाड़ी का स्पीड नापते हैं कि इतना किलोमीटर मेरा गाड़ी चला, ठीक है। समुद्र में वही डिस्टेंस को नॉटिकल माइल के द्वारा हम लोग उसको नापते हैं, ठीक है। तो जो भारत का जो तटरेखा यहाँ पे है, जो ना तटरेखा, वहां से 200 माइल तक, यहाँ तक भारत का अधिकार रहेगा, ठीक है, भारत का अधिकार रहेगा। और यहाँ पे है श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। यहाँ पर किसका अधिकार रहेगा, भारत का अधिकार रहेगा 200 माइल तक। और बाकी जो क्षेत्र होती हैं, बाकी जो क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है, ठीक है। वहां पे आप लोग कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बिना परमिशन के यहाँ पर कोई भी चीज आप लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े परमाणु परीक्षण होते हैं, ठीक है, सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा
पूछकर समुद्र में उसको टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि उसको परमाणु परीक्षण को वहां पे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसको बोलेंगे? जो हमारे देश है, जो भारत देश के 200 माइल तक छोड़कर बाकी सब जितने क्षेत्र आते हैं क्या है, वो सब टोटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन की निगरानी में, इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। अब ये हो गया श्रीलंका। ठीक है, जो श्रीलंका नीचे आता है ये सब 200 माइल का 200 नॉटिकल माइल के अंदर आया भारत देश के, तो ये भी तो भारत में आ सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट से ये लोग अपना एग्रीमेंट से आप लोग सहमत है। ठीक है, इसीलिए अपन श्रीलंका अलग देश है, भारत अलग देश है। बाकी सब इधर का जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है महासागर का, वो सब क्या है? 200 मीटर तक भारत का है, और 200 माइल के जितने भी बाद वाले एरिया है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उस पर अधिकार है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत से अच्छा से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी इसके आगे अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राम राम, बाय।